क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन से होने वाली कोहेरेंट स्कैटरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप उस क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला बताओ क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। दूसरा क्या होगा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम कोहेरेंट स्कैटरिंग। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम कोहेरेंट स्कैटरिंग। और फिर क्या हम बताओ क्या पढ़ेंगे भाई, ल्यू डिफ्रैक्शन पैटर्न। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अच्छा ये बताओ आप मुझे, ये तो आपको मालूम है ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, अगर मैं ये कहूँ हमारे पास दो स्लिट है और ये क्या कोई स्क्रीन, तो इस स्क्रीन तक पहुंचने के लिए, तो भाई मैं ये बोलूं कि भाई इस स्क्रीन तक वो तो पहुंचने के लिए तो एक, तो जब इसके, और ये बताओ गैप कितना हमारे पास, डी। यहां पर भाई, अरे भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप कितना है, डी है। तो अगर इसके ऊपर एक वेव टकराए तो एक तो वेव सोर्स यहां बन जाएगा, एक वेव सोर्स यहां बन जाएगा, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो यहां से जो वेव निकलेगी वो भी यहां पहुंचेगी भाई, और यहां से जो वेव निकलेगी वो भी मैं चाहता हूं यहां पहुंचे। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो इस वेव ने यहाँ तो ओ पॉइंट तक पहुंची, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या बताओ भाई, तो ये, तो यहाँ से निकलने वाली वेव भी ओ पे पहुंची, यहाँ से वाली वेव भी ओ पे पहुंची है। तो दूसरी वेव पहली वेव से इतना एक्स्ट्रा पाथ तय नहीं करती क्या? तो दोनों वेव्स यहाँ पर क्या करें, कंस्ट्रक्टिवली मीट करें। बोलो भाई, इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, और एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल बताओ क्या होना, ये पाथ डिफरेंस है ना ये। अरे भाई ये क्या है, पाथ डिफरेंस। तो ए सी क्या होना चाहिए, ए सी क्या होना चाहिए, डी साइन थीटा। अब ए सी क्या है इस ट्रायंगल में, ये डी है, तो दिस बाय दिस क्या आएगा, डी साइन थीटा। अरे भाई ये क्या आएगा, ये क्या है, डी कॉस थीटा, क्या आएगा, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस क्या, डी साइन थीटा होता है। मतलब क्या आएगा, डी, अरे ए सी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा भाई, ए सी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये कहता है पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। अब पाथ डिफरेंस होता क्या है यहाँ पर, ये साइड क्या आएगी इस ट्रायंगल में, डी साइन थीटा। अरे मैंने पढ़ाया था आपको ये, तो क्या है मेरे पास ये, बोलो भाई एन, सॉरी एन लैम्डा, इजंट इट। तो ये हमको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये जनरल क्या है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करने की कंडीशन, इजंट इट। फिर आप कहोगे भाई क्रिस्टल में फिर ये चीज कैसे होती है, क्रिस्टल आप पढ़ते हैं ना, ब्रैग रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन कि लाइट आई रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ गई। लाइट भाई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती, ऐसे अगर लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो कहती हूँ ना, तो उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। बात आपको पहले पड़ी हुई। ये जो आप जिनको बोलते हैं ना ब्रैग रिफ्लेक्शन, ये वो वाले रिफ्लेक्शन नहीं होते कि जैसे बोर्ड से लाइट टकरा के आपकी तरफ आ रही है, ये वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो वाले रिफ्लेक्शन नहीं होते। आप मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ते हो ना भाई, अरे ये प्लेन हो गई, लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर आ गई, पता होगा ना आपको भाई, अरे ब्रैग लो, आप बोलते हैं डी आ गया सेपरेशन। ये ऐसा नहीं होता वास्तव में। वास्तव में तो क्या होता है यहाँ पर, ये वास्तव में क्या होती है, यहाँ पर कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होती है, कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है। आपको कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होगी, मैं यहाँ पे आप ये मानो ना कि क्रिस्टल कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे भाई जो क्रिस्टल्स हैं वो मैं कह देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पीक्स, जब उनको क्या पड़ती है, एक्सरे। और भैया जरूरी है एक्सरे आप यूज कर सकते हो, सिंपल लाइट आप यूज नहीं कर सकते। ये भी आपको पता कैसा क्यों होता है।
नहीं वो तो आपको पहले पड़ गया। कैसे? तो होता क्या है भाई, मैं आपको एक सिंपल इसको एग्जांपल से बताने की ट्राई करता हूँ भाई, ठीक है? क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स। एक भाई क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ना। तो जब उस क्रिस्टल के ऊपर क्या पड़ती है, लाइट, यानी कि रेडिएशन पड़ती है, क्योंकि आपको भाई यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसे मिल रहा है भाई, डिफ्रैक्शन कैसे असर करते हैं। हमने कोई क्या लिया, क्रिस्टल, हमने कोई क्या लिया भाई, इस पे क्या डाल लिया हमने, एक्सरे। आप ये तो पढ़ते हो नहीं, ये क्या हमारे पास कोई क्रिस्टल है, इस पे हमने क्या डाली, एक्सरे। और जो हमारे पास क्या जो क्या मिलती है, एक्सरे। इसको फिर हम यहाँ हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर, इजंट इट। हम क्या करते हैं भाई, एक्सरे डाली और फिर बताओ क्या करते हैं, तो ये जो एक्सरे पड़ेगी ऐसे, लेकिन ये अलग अलग जगह पे क्या देगी आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम क्या करेंगे भाई, इस डिटेक्टर को एक बार यहाँ ले आएंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो हम डिटेक्टर को मूव करते रहते हैं जहाँ पर, तो सभी डायरेक्शन में हम क्या, सभी डायरेक्शंस में क्या नहीं मिलता हमको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें कुछ खास डायरेक्शंस में क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो आपको कैसे पता लगता है, तो भैया अलग अलग डायरेक्शंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों आते हैं, नहीं समझे बात भाई। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, इतने टू थीटा पे पीक आ गई, इतने टू थीटा पे, इतने एंगल पे पीक आ गई, ओके। तो आपको हो गया भाई, ये जो क्रिस्टल होता है ये कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पीक प्रोवाइड करता है, ब्रैग रिफ्लेक्शन ये कैसे प्रोवाइड करता है, समझे बात। तो इसको कैसे मानो कि आपके पास क्या होता है, एक क्रिस्टल, समझ गए बात। क्योंकि भाई यहाँ पर तो आपको साफ दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने बाकायदा 2 स्लिट बनाई हैं जिन पे क्या पड़ी है, लाइट। और जब लाइट पड़ेगी तो ये भी क्या बनेगा, उसी वेवलेंथ का सोर्स, और क्या बनेगा, उसी वेवलेंथ का सोर्स। तो 2 सोर्स बन गए भाई, दोनों में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, नहीं आ गया आपको। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको फिर भाई क्रिस्टल में तो ये क्या नहीं होती, स्लिट भाई, हमने तो ये स्लिट यहाँ पर तो भाई हमने जानबूझ के बनाई है, फिर क्रिस्टल में स्लिट तो ना होती, फिर क्रिस्टल ऐसी प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, मैंने पढ़ा है क्यों आपको, क्योंकि भाई आपके पास जो क्या है क्रिस्टल, उसके ऊपर आप क्या डालते हो, जब रेडिएशन, उसके ऊपर आप क्या डालते हो, जब रेडिएशन डालते हो, ठीक है। आप कोई भी रेडिएशन डालते उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपने क्या डालनी है, एक्सरे, उसकी वजह आपको बताऊंगा। तो जब आप क्रिस्टल के ऊपर डालते हो, रेडिएशन डालते हो, तो उस रेडिएशन से एक नॉन रेजोनेंट क्या एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है, उस रेडिएशन से, इंसिडेंट रेडिएशन से, क्या इंसिडेंट रेडिएशन में एनर्जी होती है, क्या इंसिडेंट रेडिएशन में एनर्जी होती है भाई, क्या नहीं होती। तो वो रेडिएशन जब पड़ती है उस क्रिस्टल के ऊपर, तो वो नॉन रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर के जरिए अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करती है, उस क्रिस्टल में, उस मेटेरियल में जो क्या है, एटम्स, उनमें जो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, उनको। और वो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट कर, उनमें क्या होती है भाई, अरे भाई उनमें टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, जनरेट हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स में, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और ये ऑसिलेटिंग एनर्जी, सॉरी ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन भाई, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी इंसिडेंट लाइट से, उसको वो री रेडिएट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। क्या, इन ऑल डायरेक्शन। बताओ वैसे मानो भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई एटम है, इस एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इस एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब इसके ऊपर क्या पड़ती है, एक्सरे या कोई भी लाइट, इसके ऊपर एक्सरे या कोई भी लाइट पड़ती है भाई, तो उस रेडिएशन से एनर्जी किसको ट्रांसफर होती है, इस एटम को। इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको, समझिए बात भाई, नॉन रेजोनेंट वे में। उससे बताओ फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रो मोशन के जरिए ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और जो एनर्जी उन्होंने हासिल की थी ना किसी लाइट से, उसको वो क्या करते हैं, री रेडिएट। क्या करते हैं उसको भाई, यानी कि और उसी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेंगे जो इनके ऊपर पड़ी थी। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हर एक
एटम क्या बन जाएगा, एक सोर्स किसका भाई, लाइट का। जैसे कि आप तालाब में पत्थर डालते हो तो उसमें एक वेव निकलती है चारों तरफ भाई, तो सिमिलरली हर एक एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक रेडिएशन के एमिटर में। हर एक एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेडिएशन के एमिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी शिवम, पहले पड़ी आपको ये, ठीक है बात आपको पहले पड़ गई। तो अब आप समझे बात भाई कि क्रिस्टल में कोई स्लिट नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर क्या गिरती है, रेडिएशन, तो वो रेडिएशन जब गिरती है इसके ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टू एंड फ्रो मोशन इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को री रेडिएट करता है, बट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, अब आप ये कहोगे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है अब अगर जो एटम है क्या वो रेगुलरली अरेंज्ड हो, अगर एटम्स क्या हो रेगुलरली अरेंज्ड हो तो हर एटम से एक वेव निकलेगी ना, हर एटम से क्या होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी चारों दिशाओं में। आप इसको एक तालाब समझो भाई, आप एक तालाब मान लो, मैं तो ऊपर पड़ेगा भाई, आप एक तालाब मान लो भाई, उस तालाब में मान लीजिए एक तालाब है, क्या ये एक तालाब है, आप थोड़ा इसका आइडिया लेने की ट्राई करो भाई। तो यहाँ पर एक, तो भाई यहाँ पर हमने हवा में एक पत्थर यहाँ सस्पेंडेड है, एक पत्थर यहाँ सस्पेंडेड है, एक पत्थर यहाँ सस्पेंडेड है और एक पत्थर यहाँ सस्पेंडेड है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना, अरे भाई हमारे पास एक तालाब है ये, समझ गए बात, और इस तालाब में क्या हवा में क्या लटक रहे हैं, एक पत्थर यहाँ, एक पत्थर यहाँ, एक पत्थर यहाँ और एक पत्थर यहाँ, नहीं समझे बात। अब मैंने सारे पत्थर एक साथ कहाँ डाल दिए, अरे तालाब इस साइड है, पानी भाई वर्टिकल यहाँ पर नजर आ गया आपको भाई, अरे तालाब यहाँ, तो हमने सारे पत्थर वही, एक पत्थर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, हमने डाल दिए एकदम सारे एक साथ गिरेंगे तो हर जगह पे क्या बनेगी, एक क्या भाई हर पत्थर से, बोलो भाई क्या हर पत्थर से एक वेव नहीं बन जाएगी तालाब के अंदर, नहीं समझे बात। तो एक वेव तो यहाँ बनेगी, अरे बोलो भाई एक वेव यहाँ बनेगी, एक वेव सोर्स ये बन जाएगा, एक वेव सोर्स ये, नहीं बात आपको पहले पड़ गया। तो हर जगह से निकलेंगे वेव्स, नहीं बात आपको पहले पड़ गया, समझिए कि वैसी बात नहीं है जैसे कि इन दो स्लिट से बनती थी वेव्स, नहीं आपको समझ आया, बोलो भाई। अब अगर ये वेव्स क्या है, बिल्कुल अब इनमें खास दूरी है डी डी डी, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई अगर ये दूरी क्या बताओ भाई कांस्टेंट है, नहीं समझे बात। तो ये जो वेव्स हैं मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स इसको कंसिडर करने ट्राई करता हूँ, इस बाकी पॉइंट्स क्या करेंगे उसी बात को करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो तालाब की जो बाउंड्री है, जो क्या तालाब की भाई बाउंड्री, ठीक है, तो बाकी जगह पे तो वेव्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, लेकिन एक खास पॉइंट पे बोलो भाई इसकी जो पहुंचने वाली वेव होगी, बोलो भाई, और ये जो वेव होगी अगर इस पॉइंट तक पहुंचने में दोनों वेव्स का बताओ पाथ डिफरेंस क्या बनता है, ये इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी के, और ये दोनों पत्थरों के बीच दूरी क्या है, डी, क्या है भाई, नहीं समझे बात। अरे दोनों पत्थरों के बीच दूरी कितनी है, डी है, और ये लेंथ क्या अगर मान लिया तो क्या होगी हमारे पास, डी साइन थीटा, क्या होगी डी साइन थीटा। तो अगर ये पाथ तुम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट तक पहुंचने वाले इस वेव फ्रंट की और इस पॉइंट तक पहुंचने वाले इस वेव फ्रंट की बदल में पाथ डिफरेंस कितना हमारे पास, कितना होगा भाई, डी साइन थीटा, वही नहीं हुआ क्या, कुछ आपको नजर आ रहा है क्या। तो अगर ये पाथ डिफरेंस क्या हुआ, अगर ये डी साइन थीटा क्या हुआ लैम्डा के बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस पॉइंट पे डेफिनेटली क्या होगा, इन दोनों का पाथ डिफरेंस भाई इसके मैच। अरे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना, ये कंडीशन क्या होगी भाई, एक खास एंगल पे क्या होगी। अब अरे भाई इन वेव्स की लेंथ क्या है, एक खास लेंथ है, इन वेव्स की लेंथ क्या होगी, इन वेव्स की वेव लेंथ क्या है, खास वैल्यू होगी, और इनके बीच में दूरी भी खास वैल्यू है। तो वेव लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, डी भी क्या है पत्थरों की डिस्टेंस, वो फिक्स है भाई। तो वो एक खास एंगल पे क्या होगा, एक खास एंगल पे ही पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, एक खास एंगल का ही, एक खास एंगल का साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, एक लैम्डा के बराबर। मान लिया ये है वो खास एंगल,
नहीं पता आपको पहले पड़ गया? अरे बोलो भाई, तो बाकी जगह पे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो बाकी जगह तो वेव क्या होंगे, आपस में कट मर जाएंगी, लेकिन यहां पर दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नहीं समझे बात? तो बाकी एंगल्स पे तो अगर मैं भाई, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन से मैं इन एंगल्स पे चेक करूं तो यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं भाई यहां पर चेक करूंगा मैं इस एंगल पे, तो मुझे खास वैल्यू, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे भाई वेव्स ऊंची हुई मिलेंगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, और सिमिलरली आपको ये जो वेव्स हैं ये भी तो यहाँ पहुँच, अरे भाई सारी वेव्स क्या होंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, सभी की वेव्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी भाई, ये सभी पाथ रेफरेंस क्या होंगे, इंटीग्रल यहाँ पर तो क्या पहुँचेंगी ये कंस्ट्रक्टिवली। नहीं समझे बात? लेकिन बहुत सारी वेव्स हैं तो बाकी पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे, सब आपस में ये कट मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आपको अगर ये पत्थर आपने बिल्कुल खास उस पर रखे हैं, डिस्टेंस पे रखे, आपने ऑर्डरली रखे हैं, डाले हैं, तो कुछ पॉइंट पे आपको एक खास पॉइंट पे क्या मिलेगा, वेव्स ऐड होंगी, बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, इजंट इट? और सिमिलर बात कहाँ होती है? अच्छा, अगर यही बात मैं कहता, अगर हमने भाई एक तालाब के ऊपर मानो हमने भाई 20 पत्थर रैंडमली सस्पेंडेड है, वो सारे हमने क्या कर दिए, एक साथ कहाँ डाल दिए, पानी में। नहीं समझे बात? तो बाउंड्रीज पे कोई ज्यादा हलचल नहीं होगी, क्यों नहीं हो बताओ? 20 पत्थर हवा में सस्पेंडेड है, लेकिन क्या बताओ, वो रैंडमली क्या है, सस्पेंडेड, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई? अरे रैंडम, तो रैंडम क्या बनेगी वेव्स, उनमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, तो सभी तो इन तीन के जो क्या बनेंगे वेव्स, वेव फ्रंट, वो सब आपस में क्या होंगे भाई, अरे भाई वो सब आपस में क्या होंगे, कट मर जाएंगे कहाँ तक, बाउंड्रीज तक। किसी भी पॉइंट आपको क्या नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं समझे बात? अब एक काम करो, जो पत्थर है ना इनको तो हटा दो, पत्थरों को तो हटा दोगे अब, ओके, तालाब को, अब तालाब तो क्या है, लैटिस। बात आपको पहले पड़ रही भाई? नहीं समझे आपको? तालाब तो क्या भाई, लैटिस। अब मान लो भाई ये क्या है, कोई प्लेन, लैटिस प्लेन, और इसमें ये क्या रखे हैं, एटम्स। बोलो भाई, अब जो लाइट गिरेगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, अब दो, अब जब लाइट गिरेगी, अभी गैप कितना बड़ी है, तो ये भी क्या बन जाएगा एक तरह से, अरे भाई ये क्या करेगा, चारों दिशाओं में वेव एमिट, ये भी चारों दिशाओं में जब लाइट गिरेगी तो लाइट इस पे क्या होगी बताओ भाई? अरे इस पे लाइट नहीं गिरेगी क्या, जब आप इस पे क्या डालोगे, एक्सरे डालने पर हर एटम क्या करेगा, हर एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन के जरिए एनर्जी को री रेडिएट करेंगे। लेकिन भाई जो वेवलेंथ की रेडिएशन डाली है उसी की रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट। तो क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग से क्या बोलते हैं भाई, तो स्कैटरिंग बोलते हैं। नॉन रेजोनेंट एंड एमिशन का क्या बोलते हैं, पार्टिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले रेडिएशन से और उसको नॉन रेजोनेंट वे में उसको फिर भाई री रेडिएशन क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग। नहीं समझे बात? बोलो भाई। अब अगर मान लिया हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है, हमारे पास क्या अमोर्फस है, तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें वहां पर कोई अरेंजमेंट होता ना। इस पे जब क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, जब इस पे भी लाइट पड़ती है तब तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कैटरिंग तो होगी यार, एक एटम क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा ना, लेकिन वो किसी पॉइंट पे बहुत इंटेंस रेडिएशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि हर एक क्या बनेगा, लाइट सोर्स, लेकिन भाई क्योंकि उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है तो उनके पैटर्न आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे सभी दिशाओं में। नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन अगर आपके पास क्या है बताओ, क्रिस्टलाइन कंपाउंड यहाँ पर, क्योंकि प्लेन सेपरेशन होता है ना कोई खास, और प्लेन्स में क्या रखे, मान लिया एटम रखे, एक एटम दूसरा एटम, तो ये भी क्या बन गया, ये भी क्या एमिट कर रहा है, चारों दिशाओं में वेव, चारों दिशाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब क्या बन गया, लाइट सोर्स। तो जो यहाँ पर स्लिट थी वो यहाँ पर क्या बताओ भाई, एटम्स। जो काम वहाँ पर स्लिट कर रही है ना, वो काम कौन कर रहा है, एटम्स कर रहे हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और भाई ध्यान रखियो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना उसका स्कैटरिंग फैक्टर भी क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम ज्यादा स्कैटर करेगा, कम वाला भाई इसके आधार पर मालूम करते हैं
कि भाई एटम, भारी एटम कहाँ रखा है, हल्का एटम कहाँ रखा है यूनिट सेल के अंदर। समझ गए बात? तो आप ये बताओ भाई, नहीं है ना क्वेश्चन है? अब बताओ भाई, तो जब ये चारों दिशाओं में क्या करेगा, लाइट स्कैटर करेगा, तो इससे, तो ये मान लिया एंगल है, बोलो भाई ये बताओ एंगल क्या, ये बताओ एंगल क्या, कितना एंगल, थीटा एंगल है, कितना एंगल बताओ भाई, थीटा। नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही है। तो भाई इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक पहुंचने के, तो इस लाइट सोर्स से लाइट सोर्स तक पहुंचने के लिए ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? अरे भाई इस सोर्स से इस सोर्स तक पहुंचने के लिए, अरे भाई ये भी एक सोर्स बन गया, ये भी एक सोर्स बन गया, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो इस लाइट को भाई, इस सोर्स लाइट को इतना पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा तय नहीं करना पड़ रहा है क्या? तो बताओ ये एंगल थीटा है, ज्योमेट्री सामान पूछते हो, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इस ट्रायंगल में अब यहां पर ये पाथ डिफरेंस, यहां पर भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या है, डी, कितना भाई? तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा, बताओ क्या होगा, ये इस ट्रायंगल में ये क्या बनेगा, डी साइन, अरे बिल्कुल वैसे ही। तो डी साइन थीटा हम भी क्या होना चाहिए, लैम्डा के बराबर, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। तो भी क्या मिलेगा हमको, ये नहीं बात आपको पहले भाई? तो आप समझ गए कि कैसे, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई, कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो भाई एक खास जो प्लेन्स होंगे वो एक खास वैल्यू पे क्या देंगे, यानी इन प्लेन्स का सेट इस एंगल पे क्या प्रोवाइड करेगा हमको, इन प्लेन्स का सेट भाई इस एंगल पे क्या होगा। तो भाई अब तो, क्योंकि अब तो लैम्डा तो क्या है, फिक्स, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अब अलग अलग प्लेन्स का सेपरेशन क्या होता है, अलग अलग, बोलो भाई, अलग अलग प्लेन्स का सेपरेशन होता है, अलग अलग होता है, तो उनको अलग अलग साइन थीटा का, तो क्या करें भाई, अरे भाई लैम्डा तो फिक्स है, तो अगर डी हम घटा देंगे तो साइन थीटा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे बोलो भाई लैम्डा तो कांस्टेंट है और डी में बढ़ा दिया तो भाई साइन थीटा घटाना पड़ेगा। अब साइन थीटा घटाने या बढ़ाने के लिए आपको थीटा घटाना या थीटा बढ़ाना या घटाना पड़ेगा भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। इसलिए क्या होगा, अलग अलग प्लेन से सेट क्या करेगा, अलग अलग एंगल पे देता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको समझ में? तो ये बात बिल्कुल वही बात है। अब समझे, जो काम यहाँ पर सेलेक्ट करती है वो काम यहाँ पर कौन करता है, ये एटम्स करते हैं, एक जो खास अरेंजमेंट में रखी हुई। नहीं है ना आपको समझ अभी भी? पक्का पहले पड़ गया? अच्छा बताओ भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब बताओ कोहेरेंट स्कैटरिंग से कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, बताओ। तो पाथ डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो भाई यहां पर मैंने क्या लिखा, पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा लिखा है, लेकिन भाई ये तो सोर्स से यहां तक पहुंचने क्या है पाथ डिफरेंस, लेकिन ये सोर्स अपने आप बन गए थे क्या, किनको बनाया गया था। तो भाई अगर रेडिएशन यहां तक पहुंचते हुए, अगर इन सोर्सेज से इस पॉइंट तक पहुंचते हुए पाथ डिफरेंस क्या है, डी साइन थीटा। बोलो भाई, नहीं समझे बात आप? अरे भाई सोर्सेज से यहां तक पहुंचते हुए पाथ डिफरेंस क्या है, डी साइन थीटा। तो सोर्स बने भी तो होंगे, तो आते हुए भी यहां पर क्या होगा, देखो स्लिट में यहां पर नहीं थे बात, ये बात यहां पर, लेकिन ये बात यहां पर होगी क्यों, क्योंकि रेडिएशन डालते उस साइड से। तो भाई ये सोर्स पहले बनेगा, ये सोर्स क्या भाई बाद में बनेगा क्या भाई, यानी यहां पर क्या एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं है क्या, यानी डी साइन थीटा तो क्या होता है, सोर्सेज से यहां तक पहुंचने का पाथ डिफरेंस। लेकिन भाई इन वेव्स का पाथ डिफरेंस नहीं हुआ ये, क्योंकि ये वेव्स जब आ रही थी ना यहां तक सोर्सेज तक, जब इंसिडेंट रेज सोर्सेज तक आ रही थी, दोनों एटम्स तक वही जो खास दूरी पे रखे हैं, तब भी इनका कितना पाथ डिफरेंस बन चुका था, डी साइन थीटा। बात आपको पहले पड़ी। तो ओवरऑल पाथ डिफरेंस तो इस वे में, तो इस रे में और, तो अरे भाई इस रे में और इस रे में कितना पाथ डिफरेंस यहां तक पहुंचने का, डी साइन थीटा। लेकिन इस रे में और इस रे में कितना पाथ डिफरेंस हुआ, 2d साइन थीटा। डबल नहीं हुआ क्या भाई, जाने का पाथ डिफरेंस क्या है, डी साइन थीटा, लेकिन आने का भी तो काउंट करो, तो सोर्सेज आने के, क्योंकि भाई रे आने के बाद क्या बने एटम, सोर्सेज। नहीं समझे बात? तो बताओ मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या गया, 2d, अरे भाई यानी कि क्या बोलेंगे, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू
लैम्डा। ये बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, अब इसका बताओ भाई, तो मिनिमम प्लेन सेपरेशन, तो आप ये मालूम करो भाई, मिनिमम आप कौन सा प्लेन सेपरेशन स्टडी कर सकते हो मिनिमम, तो डी क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 sin थीटा। अब मिनिमम प्लेन सेपरेशन के लिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे सकता है, मिनिमम प्लेन सेपरेशन जो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए साइन थीटा क्या कर दो, अरे मिनिमाइज करना है, साइन थीटा क्या करो, मैक्सिमम करो, साइन 90 कितना भाई, साइन 91 कितना आया डी, तो डी मिनिमम कितना आ गया, डी मिनिमम कितना आ गया, डी मिनिमम कितना आ गया बताइए भाई, लैम्डा बाई 2। इसका मतलब बताओ क्या हुआ कि अगर आपने लैम्डा वेवलेंथ यूज की है, बोलो भाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ किन प्लेन्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर सकती है, जिन प्लेन्स का गैप कितना हो, लैम्डा बाई 2 या उससे ज्यादा। कम हुआ तो बात नहीं बनेगी, कम हो तो बात, मिनिमम प्लेन सेपरेशन दैट इज एबल टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2 यानी वेवलेंथ का हाफ। या तो आप इसको बोलो, ऐसे बोलो भाई कि मिनिमम प्लेन सेपरेशन जो कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेगा कितना होगा, वेवलेंथ यूज्ड का हाफ। या आप ये बोल दो भाई कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ, उससे आधे प्लेन सेपरेशन तक तो काम करेगी, उससे कम में काम नहीं कर सकते भाई। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन है, क्या 4 एंगस्ट्रॉम मेरे पास में रेडिएशन है, तो मैं उससे 2 एंगस्ट्रॉम के प्लेन से भी क्या कर सकता हूं, कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन। अरे बोलो भाई, उससे कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या प्रोड्यूस करेगी, कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन। 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी, बोलो भाई 4.5 वाला भी, लेकिन कौन सी नहीं, 1.5 वाला नहीं। यानी कि भैया आप 4 एंगस्ट्रॉम से क्या स्टडी कर सकते हो, सिर्फ 2 एंगस्ट्रॉम, दो और उससे ज्यादा वाले प्लेन गैप, समझे बात। 5 एंगस्ट्रॉम वाली एडिशन सिर्फ किन को स्टडी कर सकती है, 5 एंगस्ट्रॉम वाली एडिशन सिर्फ किन को स्टडी कर सकती है, अगर 2.5 एंगस्ट्रॉम से लेके ज्यादा गैप्स, 2.5 एंगस्ट्रॉम से कम वालों को स्टडी, 2.5 से कम अगर गैप हुआ ना, आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सारे काम करो, आप एक काम करो भाई, आप अगर ये गैप कितना मान लिया, ये गैप कितना मान लिया, बोलो भाई 5 कितना है, और रेडिएशन आपने कौन सी यूज की मान लिया, 20 की, तो कुछ नहीं होएगा। क्यों, बोलो भाई, क्योंकि 20 वाली सिर्फ किसको स्टडी कर सकती है, 10 तक, 10 से नीचे नहीं। इसलिए आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि हम क्यों यूज नहीं करते लाइट को। हम भाई जो हमारे पास डिफ्रैक्शन स्टडीज होती है क्रिस्टल्स की, उनमें एक्सरे यूज क्यों करते हैं बताओ भाई, उनमें एक्सरेज यूज क्यों करते हैं, उसमें लाइट क्यों यूज कर लेते हैं, विजिबल लाइट। एक्सरे खतरनाक भी है, सोर्स मुश्किल से बनता है, विजिबल लाइट क्या है, 10 रुपया क्या लेके आओ, सूर्य बल्ब, वो लगा दो भाई, क्या बन गई, सोर्स बन गया भाई। तो हम क्रिस्टल्स के ऊपर विजिबल लाइट डाल के क्यों स्टडी कर लेते, आपको चलो भाई विजिबल लाइट मान लो, मोनोक्रोमेटिक आपने भाई मान लिया, आपने उसके ऊपर डाल दी 500 नैनोमीटर, कौन सी 500 नैनोमीटर, कितनी भाई 500 नैनोमीटर की आप क्या डाल रहे हो रेडिएशन, विजिबल लाइट है ना। आप एक लेजर ले आए, आपको भाई क्रिस्टल पे क्या डालेंगे, 500 नैनोमीटर की रेडिएशन, वो स्टडी करेंगे क्रिस्टल की भाई, हम पता करेंगे क्रिस्टल में इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या क्या है। आप ये कहोगे कि हम भैया आप एक 500 नैनोमीटर का क्या ले आए, लेजर लाइट, और कह रहे हो भैया आपका क्रिस्टल है, इस पे क्या मारेंगे 500 नैनोमीटर की रेडिएशन, और ये स्टडी कर लेंगे कि इसमें क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स का सेपरेशन कितना है, और उस प्लेन सेपरेशन से क्या निकालेंगे, HKL और D वैल्यू, यूनिट सेल पता लगी भाई, उसमें फिर एटम ढूंढ लेंगे। ओके, 500 नैनोमीटर मतलब क्या, 5000 नैनोमीटर, 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना 5000 एंगस्ट्रॉम हुआ। इसका मतलब आप 5000 एंगस्ट्रॉम, 500 नैनोमीटर मतलब क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम वाली सिर्फ किस मिनिमम प्लेन उसको स्टडी कर सकती है, 2500 को, 2500 से कम से स्टडी नहीं कर सकती ना। और किसी क्रिस्टल में 2500 का प्लेन गैप नहीं होता, पता कितने होते हैं, 2.5, कितने होते हैं भाई, 2.5 एंगस्ट्रॉम होते हैं।
2500 एंगस्ट्रोम का गैप किसी प्लेन में नहीं होता भाई। इंटरप्लेनर जो गैप होते हैं ना क्रिस्टल्स के अंदर, पता क्या होते हैं? वो होते हैं 2 एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम, 4 एंगस्ट्रोम। नहीं बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, 0.9 एंगस्ट्रोम, नहीं समझे बात? यानी आप सिर्फ क्या स्टडी कर सकते हो भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी है? अरे भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन किसी भी क्रिस्टल में 5000 एंगस्ट्रोम वाले 2500 एंगस्ट्रोम वाले गैप नहीं होते दुनिया में। हर क्रिस्टल के, दुनिया में हर एक कंपाउंड के, किसी भी कोई भी आप कह लीजिए प्लेन सेट, उनमें गैप क्या है? क्या मिलेगा आपको? आपको गैप मिलेंगे 2-4 एंगस्ट्रोम मिलते हैं भाई, न कि अब समझ गए हम क्यों हम विजिबिलिटी नहीं कर सकते? क्यों? हमारी मजबूरी, हमने क्या यूज करना पड़ता है? एक्सरेज को। क्यों? क्योंकि एक्सरेज क्या मान लिया? एक्सरे अगर मान लिया, और ये मैं आपको तो वही, अगर एक्सरे क्या 1.54 एंगस्ट्रोम किसकी हुई? 1.54 एंगस्ट्रोम एक्सरे है। इसका मतलब इससे भी आप सिर्फ, अगर आपके क्रिस्टल में कौन से प्लेन सेपरेशन है, 1.54 का हाफ करियो, कितना आया भाई? 1.54 का पता अगर हुई 2 सत्ते 14, 2.77 कितना भाई? पॉइंट, यानी कि अगर मेरे क्रिस्टल में 0.77 एंगस्ट्रोम से ज्यादा वाले गैप हैं, वो तो अलग अलग एंगल पे क्या प्रोवाइड कर देंगे? कंस्ट्रक्टिव पीक्स, और वो रिकॉर्ड हो जाएंगे वो प्लेन सेपरेशंस। नहीं समझ आता? क्योंकि आप, अरे भाई आप एक बारी ये रिकॉर्ड करके, फिर आप ये रिकॉर्ड करके कि किस थीटा पे क्या मिला आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप क्या निकाल सकते हो? प्लेन सेपरेशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, यानी कि कॉपर एक्सरे से भी अगर मेरे क्रिस्टल में कोई प्लेन सेपरेशन क्या है 0.76 एंगस्ट्रोम, वो मैं स्टडी नहीं कर सकता। वो होता होगा भाई, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.77 से जितने भी मेन प्लेन होते, जितने भी क्या होते हैं मेन प्लेन्स, उन सभी गैप क्या होते हैं 0.77 से क्या होते हैं? ऊपर ही होते हैं। मान लिया भाई, मान लिया आपके पास जो क्रिस्टल है उसमें सभी प्लेन्स का गैप, मान लिया एक प्लेन्स का सेट का गैप कितना है? 0.79। कितना है? एक का क्या है? 0.8। एक का क्या है? 2.4। एक का क्या है? 5.8, 5.4, 5.9। सभी क्या हो गए? 0.77 ऊपर हो गए भाई सारे मेन में। मान लिया आपके क्रिस्टल में प्लेन सेट्स का मिनिमम गैप जो आपने स्टडी करना है, जब कम का आपके, वो है 0.8, और मैक्सिमम आपने कहाँ तक स्टडी करना है? बोलो भाई, मान लिया आपने मैक्सिमम आपने स्टडी करना है मान लिया 5.8 था। कितना? 5. तो 1.54 वाली सभी को स्टडी कर लेगी ना? नहीं तो अब समझ गए आप भाई कि क्यों हम क्या यूज नहीं कर सकते? विजिबल। क्यों हमको एक्सरे यूज करनी पड़ती है? कॉपर एक्सरे स्पेशली। आगे आपको ये, अब बताओ क्या भाई? ल्यू डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो भाई ल्यू तो एक साइंटिस्ट थे ल्यू, उन्होंने एक बात देखी थी कि क्योंकि इंटरप्लेनर सेपरेशन जो होते हैं वो 1-2 एंगस्ट्रोम की रेंज में होते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो उनको स्टडी करने के लिए कौन सी रेडिएशन सुटेबल रहेगी? एक्सरे। उन्होंने क्या भाई, उन्होंने एक क्रिस्टल पे उन्होंने क्या डाली? एक्सरेज डाली। उन्होंने एक क्रिस्टल पे उन्होंने क्या डाली भाई? एक्सरेज डाली। ठीक है, तो एक्सरेज डालने के बाद उन्हें बताओ क्या मिलता होता है यहाँ पर? ये पैटर्न। अरे भाई, तो उनको यहाँ पर बताओ, उनको बताओ क्या मिलता है? एक खास क्या मिलता है उनको? एक पैटर्न मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, इजंट इट? इसको बोलते हैं ल्यू पैटर्न बोलते हैं। तो जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना, तो जो पैटर्न होता है ना, ये उन एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप इन एटम्स का अरेंजमेंट समझ पाओ तो आप क्या समझ सकते हो? अगर आप एटम्स का अरेंजमेंट समझ पाओ तो आप क्या समझ पाओगे? सॉरी, अगर आप इस डिफ्रैक्शन पैटर्न समझ पाओगे तो आप क्या समझ पाओगे? एटम्स का अरेंजमेंट, उसकी यूनिट सेल, उसमें चीज़ें कहाँ कहाँ रखी है, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। नहीं है ना आपको समझ? तो ये काम ऐसे करता है कि पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं भाई, हम अलग अलग एंगल्स पे क्या निकाल लेंगे? अरे बोलो भाई, आप अलग अलग एंगल, अरे भाई वेवलेंथ क्या फिक्स, वेवलेंथ क्या भाई फिक्स, तो अलग अलग प्लेन्स का सेट, उन्हें गैप अलग अलग होता है, तो अलग अलग एंगल पे क्या देंगे? थीटा पी कहेंगे भाई। तो आपको अलग अलग एंगल्स पे क्या मिलेंगी? डिफ्रैक्शन पीक्स मिलेंगे आपको भाई। आपको डिफरेंट एंगल्स पे क्या मिलेंगी? डिफ्रैक्शन पीक्स। नहीं समझे बात? उन पीक्स का आपने क्या नोट कर लिया?
थीटा। लैम्डा आपको पता है, तो जिस भी पीक का आप क्या पुट करोगे थीटा, जिस भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मालूम करोगे थीटा पुट करोगे। क्या पता लग जाए उसके लिए आपको, प्लेन सेपरेशन। प्लेन सेपरेशन को मालूम पड़ गया, उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, बोलो भाई, एबीसी में और एचकेएल में। और एबीसी आपको मालूम होगी, एचकेएल आपको मालूम पड़ गई, फिर क्या निकालते हैं उसका स्पेस ग्रुप और उसमें एटम्स की पोजीशन, और फिर भाई आपको पूरी यूनिट सेल आपको मालूम होगी, उसको रिपीट करके आपको पूरा अरेंजमेंट आपको मालूम पड़ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम पड़ गई। मैं समझ बात, सारा काम कहाँ से कैसे होता है, ये नया ना आपको ये। ओके, अब बताओ फिर क्या है, ये बताओ भाई, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद 0.2 नैनोमीटर वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स विद इंटरप्लेनर सेपरेशन ग्रेटर देन 0.2, इक्वल टू 0.2, लेस देन 0.2, नन, ग्रेटर देन 0.2। बताओ ना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।